जी, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम की। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो सिंपल पेंडुलम है उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ये आप प्रूव करके दें। अब सिंपल पेंडुलम होता क्या है, पहले उसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सिंपल पेंडुलम से मुराद ये है, आपके पास एक डोरी होती है, रस्सी होती है ये वाली, उसके साथ एक मैस अटैच कर सकते हैं, लाइट वेट इसका मैस हो, यानी कि चंद ग्राम हो, जिस तरह ये मैंने अटैच किया हुआ है। अब इस डोरी को एक सिरे से जरा फिक्स कर देते हैं, यानी ये कुछ सहारा है, ये फिक्स है। आप दीवार के साथ या छत के साथ इसको आपने इसका एक सिरा फिक्स कर दिया है और इसके एक सिरे पर आपने कोई मैस बांध दी है। अब इस सिंपल कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। जब भी हम डोरी यूज करते हैं तो डेफिनेटली उस डोरी में टेंशन होती है और उस टेंशन की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, जहां पे डोरी को हमने फिक्स किया होता है। सो इसकी टेंशन इस तरफ होगी, जहां पे हमने डोरी को फिक्स किया हुआ है। और डेफिनेटली इस बॉडी का मैस, इसका वेट किस तरफ होगा, टुवर्ड अर्थ, जमीन की तरफ उसका वेट होगा। ठीक है, अब हम इसकी मोशन को डिस्कस करते हैं। अब देखें दोबारा जी, मैं इस बॉडी जिसका मैस m है, इस पे एक फोर्स लगाता हूं और इसको यहां से यहां तक ले जाता हूं। यहां पे फोर्स लगाता हूं, यहां से फोर्स लगा के यहां तक ले जाता हूं। तो डेफिनेटली मैंने कौन सी फोर्स लगाई है, एक्सटर्नल फोर्स। जब यहां पे लेके आऊंगा तो डेफिनेटली अगर इसको मैं यहां पे छोड़ूं तो इनर्शिया क्या कहता है, इसको यहां पे मैंने छोड़ दिया तो यहां पे ही रहना चाहिए इसको, लेकिन ऐसा होगा नो, बल्कि क्या होगा, वो दोबारा अपनी असल पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। उसकी वजह वही है, रिस्टोरिंग फोर्स। एक मैंने फोर्स लगाई और इसको पॉइंट ओ से, ये पॉइंट ओ डिस्कस कर लेते हैं, ये पॉइंट ओ फर्ज कर लेते हैं। इस पॉइंट ओ से मैंने एक फोर्स लगा के उसको पॉइंट ए तक ले गया। अब इस पॉइंट ए पर, इसको जरा माइंड में रखें, इस पॉइंट ए पर ही मैं मोशन को डिस्कस करना चाहता हूं। अब जब बॉडी ये मैस m वाली पॉइंट ए पर पहुंचेगी तो डेफिनेट इसका वेट हमेशा कहां पे होगा, जमीन की तरफ। और वो वेट याद रखना हमेशा वर्टिकल होगा। मसलन ये मेरे पास डोरी है फॉर एग्जांपल, इसका ये कोई मैस हमने बांधा हुआ है, तो अगर मैं इसको यहां पर भी लेके आऊंगा ना तो इसका वेट हमेशा वर्टिकल ही होगा, ऐसा नहीं होगा इसका वेट इस तरफ होगा। आप बॉडी को जिस मर्जी पोजीशन में रोटेट करवाएं या मूव करवाएं, उसका वेट हमेशा जमीन की तरफ ही होगा, जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है। अब इसका वेट हमेशा जमीन की तरफ ही होगा, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब इस वेट mg के मैं दो कंपोनेंट लिखना चाहता हूं। जिस तरह फोर्स के आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में हमने बात की थी कि ये एक फोर्स थी, इसके दो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखे थे, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर कोई एंगल थीटा था तो इसका सामने वाला कंपोनेंट Fy और ये क्या था, Fx। ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने 9th क्लास में बोला था, ऐसे दो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर अमूदन हो। तो थीटे के सामने वाला कंपोनेंट Fy होता है और थीटे के साथ वाला Fx होता है। Fy इज इक्वल टू था F sin थीटा के और Fx इज इक्वल टू था F cos थीटा के। ठीक है, अब इसी तरह इसी चीज को यूज करते हुए इस वेट के मैं दो कंपोनेंट लिखता हूं। ये असल फोर्स है, असल फोर्स। अब इसके दो कंपोनेंट क्या आएंगे, एक उसका कंपोनेंट ये आ जाएगा और एक कंपोनेंट ये आ जाएगा। अब बच्चे गलती कहां पे करते हैं, जिस फोर्स को आप रिजॉल्व कर रहे हैं, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं ना वेट को, उसके सामने वाला ये वाला एंगल ये हमेशा 90 का होना चाहिए। जिस तरह ये है ना, इस फोर्स को हम रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये एंगल ये हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 का एंगल होना चाहिए, यानी कि दो कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 का होगा। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो यहां से इस पॉइंट पे एंगल 90 का बनाते हैं। नो, इस पॉइंट पे बनाना है, इस पॉइंट पे। जिस तरह यहां पे था, फोर्स के सामने वाला एंगल 90 का है। सो अभी हमारे पास जो एक्चुअल फोर्स थी वो उसका वेट था, उसके सामने वाला ये एंगल 90 का होना चाहिए। अब ये एंगल मैंने थीटा लिया हुआ है, यानी कि बॉडी नॉर्मली ऐसे थी, या मूव करके पॉइंट ए पे गई तो वो एंगल थीटा उसने मूव किया, ओ से ए तक एंगल वो थीटा मूव कर गई। अब अगर एंगल ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब यहां पे देखें, थीटे के सामने वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, एफ साइन थीटा, यानी कि जो फोर्स ले रहे हैं आप, जो फोर्स ले रहे हैं उसका साइन कंपोनेंट।
अब यहां पे कौन सी फोर्स ले रहे हैं, mg वेट, तो इसके सामने वाला कंपोनेंट ये होगा ना, ये वाला, ये कंपोनेंट, इसको मैं इधर लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा, क्योंकि इस थीटा के सामने वाला कंपोनेंट है। और ये थीटे के साथ वाला, ये बिल्कुल साथ, ये कौन सा कंपोनेंट था, f cos थीटा, जो फोर्स ले रहे हैं उस फोर्स का cos कंपोनेंट। अब क्योंकि फोर्स हम mg ले रहे हैं वेट, तो थीटे के साथ वाला कंपोनेंट ये होगा, ये हम क्या ले लेंगे mg cos थीटा। अच्छा, एरो की डायरेक्शन याद रखनी है आपने, देखें असल फोर्स ये है, इसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, इसी तरह असल फोर्स ये थी, इसका एक कंपोनेंट ये, और दूसरे की डायरेक्शन हमेशा उस फोर्स की तरफ रखनी है जो एक्चुअल फोर्स है। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, ये एरो का निशान इस तरफ और ये एरो का निशान इस तरफ, नो, क्योंकि एक्चुअल फोर्स ये है वेट, तो इसका एरो का निशान भी इसी की तरफ आएगा। ओके हो गया। अब जी हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए वेट के, यानी कि जो फोर्स, वेट की जो एक फोर्स थी ना, उस फोर्स के दो कंपोनेंट आ गए, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। अब इन दोनों कंपोनेंट को ही हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखें क्या होगा, अब डेफिनेटली इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अगर तो हम फोर्स F ले रहे हैं ना, तो उसके दो कंपोनेंट लिख लें जिस तरह हमने लिखे हुए हैं, Fx प्लस Fy। अब अगर आपने कंसीडर करना है तो ये दोनों कंपोनेंट डिस्कस कर लें या अकेली फोर्स डिस्कस कर लें। मसलन अगर ये 10 है फॉर एग्जांपल, तो ये 5 है, तो डेफिनेटली आप ये दो कंपोनेंट ले लें या ये असल फोर्स ले लें, एक ही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि असल फोर्स भी ले लें और उसके कंपोनेंट भी ले लें, नो, यहाँ तो असल फोर्स लें, यहाँ उसके कंपोनेंट डिस्कस कर लें। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, असल फोर्स को डिस्कस करना नहीं चाह रहा, बल्कि मैं उसके दोनों कंपोनेंट को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स को जब मैं सॉल्व करूंगा, इनको ऐड करूंगा, तो वो असल फोर्स ही असल होगी मेरे पास। ठीक है। अब जी इस पॉइंट पे टेंशन डेफिनेटली डोरी की, जहां पे डोरी को फिक्स किया हुआ है उस तरफ होगी। अब इसी पॉइंट के क्रॉस बिल्कुल अपोजिट इसका ये mg cos थीटा कंपोनेंट है, mg cos थीटा इस तरफ और टेंशन इस तरफ। अब देखें ये बॉडी क्या डोरी की तरफ या इस साइड पे कोई मूव कर रही है, नो, यानी डोरी की तरफ भी कोई मूवमेंट नहीं और डोरी के क्रॉस इस तरफ भी कोई मूवमेंट नहीं। अगर होती मसलन ऊपर की तरफ होती तो उसका मतलब ये होना था उसकी टेंशन इसके अपोजिट फोर्स कौन सी थी, mg cos थीटा, इससे ज्यादा थी। तो नेट फोर्स हम कैसे निकालते, T में से ये माइनस करके। अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रही होती तो डेफिनेटली उसका mg cos थीटा उसकी टेंशन से ज्यादा होना था, तो इसमें से ये माइनस करके हमने नेट फोर्स निकालनी थी। लेकिन हमने ये देखा फिजिकली कि इसके अलोंग वर्टिकली तो कोई मूवमेंट नहीं है डोरी के क्रॉस इस तरह। अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो सिंपल उसका मतलब ये है कि ये टेंशन और mg cos थीटा एक दूसरे के असर को कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स अलोंग दी स्ट्रिंग जीरो है। क्लियर। सो हम बोलेंगे टेंशन और mg cos थीटा की वैल्यू सेम होने की वजह से, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को असर को कैंसिल कर देंगे। सो हमारे पास इनका नेट रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। अब हमारे पास एक ही फोर्स रह गई है, वो रह गई है mg sin थीटा। अब इस mg sin थीटा की डायरेक्शन चेक करें, किस तरफ है, इस तरफ नहीं है, चेक करें जरा, इस तरफ नहीं है, टुवर्ड मीन पोजीशन। अब जो आपकी बुक में डायग्राम है ना, वो mg sin थीटा को मैंने यहां पे शो किया हुआ ना, उसने mg sin थीटा यहां पे शो किया हुआ ऐसे। तो आप mg sin थीटा को ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये बेसिकली वेक्टर रेजोल्यूशन की फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट करके लिखा हुआ है ताकि आपको बात की समझ आ जाए। तो mg sin थीटा बेसिकली उसकी डायरेक्शन कहां पे है, ओ की तरफ है। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि अब एक ही फोर्स रह गई है, जो फोर्स इस बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट ओ की तरफ लाने की कोशिश कर रही है, और वो फोर्स कौन सी है, mg sin थीटा। और ये mg sin थीटा ही बेसिकली सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स का किरदार अदा करेगी। ठीक हो गया। मैं लिखता हूं, हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, mg sin थीटा। अब जब पॉइंट ए से बॉडी ओ की तरफ आएगी तो क्या आप खुद सोचे पॉइंट ओ पे वो खड़ी हो जाएगी, नो, बल्कि वो क्या करेगी, इनर्शिया की वजह से दोबारा कहां पे चले जाएगी, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को, इसको पॉइंट बी लेट कर लेते हैं। पॉइंट ए से जब बॉडी मूव करेगी पॉइंट ओ पे आएगी, लेकिन ओ पे इनर्शिया की वजह से नहीं खड़ी हो पाएगी, बल्कि वो क्या करेगी,
पॉइंट बी तक चली जाएगी। अब इस पॉइंट बी पे दोबारा वही फिनोमिना रीअपियर होगा, जिस तरह हमने ये लिखा कि इसका वेट हमेशा नीचे की तरफ, फिर इसके दो कंपोनेंट। अब यहां पे दोबारा इसका एम जी साइन थीटा कहां पे हो जाएगा, इस तरफ, दोबारा पॉइंट ओ की तरफ। अब आप देखें जब बॉडी पॉइंट ए पे हो फिर भी उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, यानी रिस्टोरिंग की ओ की तरफ, और वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, एम जी साइन थीटा। उसकी फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड मीन पोजीशन ओ की तरफ है। तो एक्सेलेरेशन की एक शर्त यही नहीं थी कि पॉइंट ए पे हो बॉडी या पॉइंट बी पे हो, वो क्या कहती है कि मैं कहां पे जाऊं, हमेशा मीन पोजीशन पे जाऊं। तो एक शर्त पूरी होगी कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन पॉइंट ए पे हो या बॉडी पॉइंट बी पे हो, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, हमेशा पॉइंट ओ की तरफ होगी। और दूसरी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन सी, रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखें उधर, अब अगर मैंने इस बॉडी को पॉइंट ओ से ए तक ले गया हूं, अब ए से अगर मैं यहां तक ले गया हूं, तो आप देखिए मैंने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर नहीं करवा लिया। जब ज्यादा कवर करवा लिया तो यहां से छोड़ेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, वो ज्यादा ना होगी, यानी कि वो ज्यादा फोर्स से किस तरफ आएगी, पॉइंट ओ पे, और दोबारा पॉइंट बी भी यहां पे आ जाएगा। अब वो एक उसकी वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगी, यानी उसका फासला ज्यादा हो जाएगा। तो आप देखें अगर फासला हमने बढ़ाया है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ नहीं गई। तो दूसरी शर्त हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या थी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ाने से उसकी रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि नेट फोर्स बढ़ जाती है। और नेट फोर्स बढ़ने का मतलब यह है उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि जिस सिमत में फोर्स होती है उसी सिमत में तो एक्सेलरेशन होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो दोनों शर्त पूरी होगी। क्या, आप बॉडी ए से पॉइंट ए से या पॉइंट बी से बॉडी को छोड़ें, उसकी सिमत हमेशा ओ की तरफ होगी, एक बात, फोर्स की सिमत या एक्सेलरेशन की। और दूसरी, अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे, यानी ओ से लेकर ए तक बेसिकल डिस्प्लेसमेंट एक्स है, ओ से लेकर ए तक एक्स, अब जो एक्स बढ़ाएंगे उसी लिहाज से फोर्स भी बढ़ती जाएगी। सो फोर्स अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। सो दोनों शर्त हमारे पास सिंपल पेंडुलम में भी पूरी हो गई। तो हम बोलेंगे कि सिंपल पेंडुलम की मोशन भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक हो गया जी। इसी तरह इसका टाइम पीरियड का फार्मूला भी है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है T = 2πL/G। टाइम पीरियड वही एक वाइब्रेशन का मुकम्मल होने में जितना टाइम लगेगा, यहां से अगर बॉडी छोड़ेंगे, पॉइंट ए से छोड़ा, एक वाइब्रेशन मुकम्मल होगी, सो एक वाइब्रेशन को मुकम्मल होने में जितना टाइम लगेगा वो हमारे पास टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, और वो इक्वल होगा T = 2πL/G। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है कि आपने कितनी रस्सी ली हुई है, इसकी लेंथ कितनी ली हुई है। अब देखें इस टाइम पीरियड पे आप अगर गौर करें ना, तो टाइम पीरियड मैथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। यानी अगर आप 5 ग्राम की गोली ले रहे हैं या 10 ग्राम की ले रहे हैं या 50 ग्राम की ले रहे हैं, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। तो ये मरूजी में क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी भी सिंपल पेंडुलम में मैथ को डबल, ट्रिपल या 4 गुना कर दिया जाए तो उसको टाइम पीरियड में क्या फर्क आएगा, तो हम बोलेंगे कोई भी फर्क नहीं आएगा। वजह, क्योंकि टाइम पीरियड मैथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ पे। बाकी 2π और G ये दोनों तीनों चीजें कांस्टेंट है। ठीक है। सो ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम का टॉपिक था जी।